सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की सभ्यता की असली कहानी किसी किताब या शहर से नहीं बल्कि मिट्टी से शुरू हुई थी तो? हाँ, वो मिट्टी जिसने पहली बार इंसान को किसान बनाया, व्यापारी बनाया और फिर राजा बनाया। यही कहानी है मेसोपोटामिया सभ्यता की, उस जगह की जहां से इंसान ने सभ्यता की असली परिभाषा लिखनी शुरू की। करीब 6000 साल पहले, जब ज्यादातर दुनिया जंगलों और पहाड़ों में बसी थी, तब पश्चिम एशिया के एक हिस्से में दो नदियां बहती थीं, टाइग्रिस और यूफ्रेटीज। इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र इतना उपजाऊ था कि यहाँ के लोग धीरे धीरे शिकार और घूमते जीवन से निकलकर एक जगह बस गए। यहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया नाम ग्रीक भाषा का है, जिसका मतलब होता है दो नदियों की भूमि। आज ये जगह आधुनिक इराक, सीरिया और कुवैत के इलाके में आती है, लेकिन तब ये जमीन सोने जैसी थी। हर साल बाढ़ के बाद यहाँ मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती थी कि किसान भरपूर फसल उगाते थे। लोगों ने खेतों को सींचने के लिए छोटी छोटी नहरें और बांध बनाए। धीरे धीरे ये गांव बड़े होते गए और फिर शहर बन गए। इन शहरों ने मिलकर एक पूरी सभ्यता की नींव रख दी। सबसे पहले जो लोग यहाँ बसे, उन्हें सुमेरियन कहा गया। उन्होंने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। सुमेरियों ने सबसे पहले शहरों की योजना बनाई, ईंटों के घर बनाए और सबसे खास लेखन कला का आविष्कार किया। हाँ, दुनिया की पहली लिखावट, कीलाकार लिपि, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यहीं बनी। वे मिट्टी की छोटी तख्तियों पर नुकीली लकड़ी से निशान बनाते थे। इन्हीं तख्तियों पर उन्होंने फसल, व्यापार, कर और धार्मिक मंत्र लिखने शुरू किए। कह सकते हैं यहीं से इतिहास लिखने की शुरुआत हुई। सुमेरियों के बड़े बड़े शहर थे उर, उरुक, लागाश और किश। इनमें सबसे प्रसिद्ध था उरुक, जहां एक महान राजा हुआ था, गिलगमेश। आपने नाम सुना होगा, गिलगमेश का महाकाव्य। ये मानव इतिहास का पहला साहित्य ग्रंथ माना जाता है। गिलगमेश को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि देवता जैसी शक्ति वाला नायक माना गया, जिसने अमरता की खोज में यात्रा की थी। इस कहानी में जो भावनाएं हैं, डर, प्यार, मृत्यु और आत्मा की तलाश, वो आज भी आधुनिक साहित्य में दिखाई देती हैं। सोचिए, 4000 साल पुरानी कहानी आज भी कितनी जिंदा है। मेसोपोटामिया के शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, वे संस्कृति के केंद्र थे। हर शहर के बीच में एक विशाल मंदिर होता था, जिसे जिगुराट कहा जाता था। ये ऊंचे सीढ़ीनुमा टावर होते थे, ईंटों से बने हुए। लोग मानते थे कि ये धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाले रास्ते हैं। माना जाता था कि देवता इन टावरों पर उतरकर इंसानों से संपर्क करते हैं। हर शहर का अपना मुख्य देवता होता था, जैसे उरुक का देवी इनाना, जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, और उर शहर का देवता नन्ना, जो चांद का देवता था। यहाँ धर्म सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जीवन का केंद्र था। हर काम से पहले देवताओं की पूजा होती थी। खेती हो, व्यापार हो या युद्ध, लोग मानते थे कि अगर देवता खुश है तो शहर समृद्ध रहेगा, और अगर नाराज हुए तो बाढ़, सूखा या युद्ध निश्चित है। अब जरा सोचिए, उस समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग पत्थरों से आग बनाना सीख रहे थे, मेसोपोटामिया में लोग कानून बना रहे थे, लेखन कर रहे थे और खगोल शास्त्र की गणना कर रहे थे। उन्होंने समय को मापने का तरीका निकाला, 60 के आधार पर, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट। ये प्रणाली आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। क्या आप सोच सकते हैं, आज आपकी घड़ी में जो समय चल रहा है, उसकी जड़ें हजारों साल पहले मेसोपोटामिया की मिट्टी में है। मेसोपोटामिया में समाज भी संगठित था। राजा सबसे ऊपर होता था, फिर पुजारी, फिर व्यापारी और किसान। हर व्यक्ति का एक स्थान था और सबका लक्ष्य था शहर को समृद्ध बनाना। महिलाओं को भी यहाँ सम्मान मिला था। वे व्यापार कर सकती थीं, संपत्ति रख सकती थीं और मंदिरों में पुजारिन बन सकती थीं। इतिहास बताता है कि कुछ महिलाएं तो अपनी कविताएं और गीत भी लिखती थीं, यानी शिक्षा का द्वार महिलाओं के लिए बंद नहीं था। मेसोपोटामिया में व्यापार बहुत बड़ा था। वे तांबा, ऊन, अनाज और मसाले बेचते थे। उनकी नौकाएं नदियों में चलती थीं और उनके कारवां दूर देशों तक पहुंचते थे। यहाँ तक कि पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के व्यापारी सिंधु घाटी सभ्यता से भी व्यापार करते थे। मतलब भारत और मेसोपोटामिया का संबंध 4000 साल पहले से था।
ये सोचकर ही गर्व महसूस होता है कि हमारी सभ्यता भी उस महान आदान प्रदान का हिस्सा रही है। मेसोपोटामिया के लोग बहुत व्यवहारिक और कल्पनाशील थे। उन्होंने ईंट से घर बनाए, पहिए का प्रयोग किया, गाड़ियों का निर्माण किया और लेखन के साथ साथ गणित व ज्योतिष को भी विकसित किया। उनकी गणना प्रणाली और ज्योतिष ज्ञान ने बाद में मिस्र, यूनान और रोम को भी प्रभावित किया। लेकिन दोस्तों, हर सभ्यता की तरह मेसोपोटामिया की भी कहानी सिर्फ उन्नति की नहीं, संघर्ष की भी थी। यहाँ के राजा अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए युद्ध करते रहते थे। शहर राज्य एक दूसरे से भिड़ते थे। उरुक और लागाश सब श्रेष्ठता की लड़ाई में लगे रहते और इसी बीच धीरे धीरे नए साम्राज्य उठने लगे, जैसे अक्काद साम्राज्य, जिसने आने वाले युग में पूरी मेसोपोटामिया को एकजुट किया। ये थी मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत, जहां मिट्टी से इतिहास बना और दो नदियों के बीच इंसान ने सभ्यता की नींव रखी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि आने वाले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अक्काद और बेबीलोन जैसे साम्राज्यों ने मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूमि बना दिया और कैसे राजा हम्मुराबी ने कानून की पहली किताब लिखी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर में जब मेसोपोटामिया सिर्फ गांवों या छोटे छोटे शहरों का समूह नहीं रहा, बल्कि एक विशाल और संगठित साम्राज्य बन चुका था। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार शासन, कानून और व्यवस्था को समझा। सुमेरियन युग के बाद आया अक्काद साम्राज्य। अक्काद के राजा सरगोन महान ने लगभग 2300 ईसा पूर्व में पूरे मेसोपोटामिया को एक शासन के अधीन ला दिया। सरगोन सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने समझा कि एक मजबूत राज्य के लिए केवल तलवार नहीं, बल्कि संगठन और प्रशासन की जरूरत होती है। उसने अपने साम्राज्य को छोटे प्रांतों में बांटा, अधिकारियों को नियुक्त किया, कर वसूली का सिस्टम बनाया और सड़कों का निर्माण करवाया। ये पहली बार था जब किसी ने राज्य को एक व्यवस्थित प्रशासन के रूप में चलाया। अक्काद साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 1800 ईसा पूर्व में उभरा बेबीलोन साम्राज्य और इसके साथ सामने आए इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजा हम्मुराबी। राजा हम्मुराबी का नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज आती है, कानून की संहिता। हम्मुराबी ने दुनिया का पहला लिखित कानून बनाया था, हम्मुराबीज़ कोड। ये एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर लिखा गया था, जिस पर लगभग 282 कानूनों केरे गए थे। इन कानूनों में जीवन के हर पहलू के नियम थे, जैसे अगर कोई चोरी करता है तो उसका क्या दंड होगा, अगर कोई व्यापारी गलत सामान बेचता है तो उसका क्या परिणाम होगा, और यहाँ तक कि अगर किसी ने किसी को चोट पहुँचाई तो सजा कितनी कठोर होगी। उस समय का एक सिद्धांत बहुत मशहूर था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन उस युग के हिसाब से ये न्याय का सबसे निष्पक्ष तरीका था। ये कानून ये दिखाता है कि मेसोपोटामिया में समाज कितना संगठित और अनुशासित था। अब जरा सोचिए, इतने पुराने समय में जब बाकी दुनिया में अभी लिखने या गिनने की भी शुरुआत नहीं हुई थी, मेसोपोटामिया में लोग कानून, न्याय और कर व्यवस्था चला रहे थे। उन्होंने न्यायालय बनाए, गवाहों की प्रणाली विकसित की और साक्ष्यों पर फैसला सुनाया। यानी रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा हम आज जानते हैं, उसकी नींव हजारों साल पहले यहीं रखी गई थी। बेबीलोन सिर्फ कानूनों का नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी केंद्र था। यहाँ के विद्वान खगोलशास्त्र, गणित और चिकित्सा में अद्भुत खोजें कर रहे थे। उन्होंने सितारों की गति देखकर समय की गणना की। उन्होंने चंद्रमा की कलाओं से महीने तय किए और यहाँ तक कि उन्होंने भविष्यवाणी करने के लिए ग्रहों की स्थिति का अध्ययन भी किया। यानी ज्योतिष विद्या की नींव भी यहीं पड़ी। गणित में उन्होंने 60 के आधार वाली प्रणाली अपनाई। यही कारण है कि आज भी 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उन्होंने त्रिभुज, वर्ग और वृत्त की गणनाएं निकाली। यहाँ तक कि माप और वजन की इकाइयां भी बनाई गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने मिट्टी की तख्तियों पर हिसाब किताब दर्ज करना शुरू किया, जो आज के बही खाते या अकाउंटिंग सिस्टम का शुरुआती रूप था। अब अगर समाज की बात करें तो मेसोपोटामिया में जीवन बेहद संगठित था।
लोगों के घर ईंटों के बने होते थे, जिनमें आंगन और कमरे होते थे। हर परिवार के पास खेत, मवेशी और जल स्रोत होता था। बाजारों में व्यापारी अपने दुकानों में सामान बेचते थे, अनाज, ऊन, तांबा, मसाले और कपड़े। महिलाएं भी व्यापार और घर के कामों में भाग लेती थीं। कुछ महिलाएं तो पुजारिन बनकर मंदिरों में सेवा करती थीं। मंदिरों का यहाँ बहुत महत्व था। हर शहर में एक विशाल जिगुरट होता था, जो धरती से आसमान तक उठता हुआ लगता था। लोग मानते थे कि देवता वहीं निवास करते हैं। पुजारी देवताओं के लिए भोजन, फूल और बलि चढ़ाते थे। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि शासन का हिस्सा भी था, क्योंकि राजा खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। उनका मानना था कि अगर देवता उन्हें शासन करने का अधिकार देते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन न करना खुद ईश्वर के विरुद्ध जाना है। मेसोपोटामिया की कला और वास्तुकला भी अत्यंत अनवरत थी। उन्होंने मिट्टी की मूर्तियां, धातु के आभूषण और सुंदर चित्र बनाए। उनके घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र होते थे, जिनमें युद्ध, उत्सव और पूजा के दृश्य अंकित रहते थे। कला में उनकी गहराई इतनी थी कि आज भी पुरातत्वविद उन चित्रों को देखकर उनकी संस्कृति और सोच को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा उस समय के ज्ञान पर ध्यान दीजिए। मेसोपोटामिया के विद्वान तारों का अध्ययन करते थे। उन्होंने देखा कि साल के कुछ निश्चित समय पर नदियां बाढ़ लाती हैं, और उन्होंने मौसम की भविष्यवाणी करना सीख लिया। उन्होंने कैलेंडर बनाया ताकि खेती और त्योहारों का समय तय किया जा सके। ये एक अद्भुत खोज थी, जिसने भविष्य के सभी सभ्य समाजों को प्रभावित किया। और हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि मेसोपोटामिया के लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भी रख गए। उन्होंने बच्चों के लिए विशेष स्कूल बनाए, जिन्हें एडुब्बा कहा जाता था। यहाँ बच्चे मिट्टी की तख्तियों पर कीलाकार लिपि लिखना सीखते थे। शिक्षक बहुत सख्त होते थे, लेकिन ज्ञान का स्तर अद्भुत था। यानी शिक्षा, कानून और व्यापार सबका संगठित रूप मेसोपोटामिया में मौजूद था। मेसोपोटामिया की एक और विशेषता थी विविधता और सह अस्तित्व। वहाँ सुमेरियन, अक्कादी, बेबीलोनियन और असूरियन सभी एक ही क्षेत्र में रहते थे और समय के साथ एक दूसरे से सीखते और मिलते गए। उनकी भाषाएं अलग थीं, लेकिन संस्कृति एक साझा धारा में बहती रही। यही कारण था कि ये सभ्यता हजारों साल तक कायम रही। तो दोस्तों, आपने देखा, मेसोपोटामिया केवल एक सभ्यता नहीं, बल्कि मानव प्रगति की पहली पाठशाला थी, जहां इंसान ने कानून बनाए, शिक्षा दी, मंदिर बनाए और सितारों में भविष्य देखा। लेकिन कोई भी सभ्यता हमेशा के लिए नहीं रहती। समय बदलता है, राज बदलते हैं और फिर आती है एक नई सुबह। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ये महान सभ्यता धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ी, क्या कारण थे इसके पतन के, और क्यों आज भी मेसोपोटामिया को सभ्यता की जननी कहा जाता है। भाग 3, पतन और विरासत। हर सभ्यता की तरह मेसोपोटामिया की कहानी भी उतनी ही गौरवशाली थी जितनी भावनात्मक। जहां एक तरफ इंसान ने पहली बार सभ्यता की नींव रखी, वहीं दूसरी तरफ समय के साथ वही सभ्यता धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई। कहते हैं, इतिहास केवल ऊंचाइयों की कहानी नहीं, पतन की गवाही भी है। मेसोपोटामिया का पतन भी कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे, अनदेखा लेकिन गहरा। करीब 1600 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन साम्राज्य कमजोर होने लगा, तो उत्तर की ओर से एक नई शक्ति उभरी, असूरियन साम्राज्य। असूर के राजा बेहद शक्तिशाली और युद्धप्रिय थे। उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया, रथों का उपयोग बढ़ाया और लोहे के हथियार बनाए। उनकी सेना इतनी क्रूर और अनुशासित थी कि पूरा मेसोपोटामिया उनके अधीन आ गया। निनवेह शहर उनकी राजधानी बना, जहां दुनिया की पहली राजकीय पुस्तकालय बनाई गई। राजा अशूरबनीपाल ने हजारों मिट्टी की तख्तियां संग्रहित की, जिनमें विज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र और साहित्य की रचनाएं थीं। यही वो तख्तियां हैं जिनकी वजह से आज हम मेसोपोटामिया के इतिहास को जान पाते हैं। यानी उन्होंने खुद अपनी सभ्यता के लिए भविष्य में एक खिड़की खोल दी थी। लेकिन फिर समय ने करवट ली। लगातार युद्ध, विदेशी आक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। नदियां जो कभी जीवन देती थीं, अब बाढ़ लाकर तबाही मचाने लगीं। खेतों की उपज घटने लगी, व्यापार ठप होने लगा और लोग शहर छोड़ने लगे। राजाओं की लालच और युद्धों ने जनता को थका दिया। असूरियन साम्राज्य के बाद बेबीलोन फिर से उठा, राजा नेबुखदनेस्सर द्वितीय के नेतृत्व में।
ये वही राजा था जिसने प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन बनवाए, जिन्हें दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। कहा जाता है कि उसने ये बाग अपनी रानी के लिए बनवाए थे, जो पहाड़ों की हरियाली को याद करती थी। उसने रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा चमत्कार खड़ा कर दिया। लेकिन चाहे बाग कितने भी सुंदर क्यों न हो, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। 539 ईसा पूर्व में पारसी साम्राज्य के महान शासक साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे मेसोपोटामिया की स्वतंत्र पहचान मिटती गई। पारसी, फिर यूनानी और फिर रोमन, हर एक साम्राज्य ने इस भूमि पर राज किया, लेकिन कोई भी इस मिट्टी की आत्मा को पूरी तरह नहीं मिटा सका। धीरे धीरे शहर वीरान हुए, नदियां अपने मार्ग बदलती गईं और समय की धूल ने इन महान नगरों को ढक लिया। लोग भूल गए कि कभी यहाँ ऐसी सभ्यता थी जहाँ इंसान ने पहली बार लिखना, गिनना और कानून बनाना सीखा था। सदियों बाद 19वीं शताब्दी में जब पुरातत्वविदों ने इराक की धरती खोदनी शुरू की, तो मिट्टी की तख्तियों के रूप में इतिहास ने खुद को फिर से दिखाया। कीलाकार लिपि को पढ़ने में वैज्ञानिकों को सालों लग गए, लेकिन जब उन्होंने उसे समझा तो वे हैरान रह गए। वो तख्तियां बोलने लगीं। उनमें व्यापार के सौदे थे, राजा के आदेश थे और लोगों के सपने थे। वो मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो समय का साक्षी थी। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो महसूस होता है कि मेसोपोटामिया ने मानव सभ्यता को वो सब कुछ दिया जिस पर आज की आधुनिक दुनिया खड़ी है। लेखन जिसने विचारों को अमर किया, कानून जिसने समाज को न्याय सिखाया, गणित जिसने समय और विज्ञान की नींव रखी, शहर नियोजन जिसने आधुनिक जीवन की रूपरेखा तय की, और कृषि जिसने इंसान को बसने की वजह दी। सोचिए, अगर मेसोपोटामिया न होती तो शायद आज हम घड़ी से समय न नाप रहे होते, न कानून की किताबें होती, न लेखन, न शिक्षा का ढांचा। यानी जो कुछ भी हम आज सभ्यता कहते हैं वो यहीं से शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया हमें सिखाती है कि सभ्यता का अर्थ केवल इमारतों या तकनीक से नहीं, बल्कि इंसान की सोच, सहयोग और सृजनशीलता से है। ये सभ्यता मिट गई, लेकिन इसकी सोच नहीं मरी। वो हमारे समाज, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति में अब भी सांस ले रही है। किंतु दोस्तों, ये थी कहानी उस भूमि की जहां इंसान ने पहली बार सभ्य होना सीखा, जहां मिट्टी से कानून निकला, जहां मंदिरों से ज्ञान फूटा और जहां से इतिहास ने अपने पहले शब्द लिखे। अगर आज हम किताबें पढ़ते हैं, घड़ी देखते हैं या किसी न्यायालय में न्याय की उम्मीद रखते हैं, तो उस हर चीज के पीछे कहीं न कहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता की आत्मा जरूर है। कभी सोचिए, शायद जब अगली बार आप मिट्टी में पांव रखें तो उस धूल में कोई पुरानी कहानी छिपी हो, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस मिट्टी में सो जाता है और इंतजार करता है किसी ऐसे इंसान का जो उसे फिर से जगा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास की ऐसी ही गहराइयों में मेरे साथ फिर से उतरें, क्योंकि हर सभ्यता की कहानी एक नया सबक